गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग बात गुड करेंगे इवनिंग। इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट की। आप लोगों ने ये सारी चीजें मेरे ख्याल से पढ़ी तो होंगी। फिर भी आपके सिलेबस में भी है। दूसरा जस्ट रिविजिट देम। तो आज की क्लास में मेनली इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट तो आपके सिलेबस का पार्ट है ही। साथ में थोड़ा सा चीजें जो आपके यहाँ हालांकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि लेजर का जो पल्स ऑपरेशन है वो कैसे होता है। अ, उसमें इनका इस्तेमाल रहता है इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट का। तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मोस्टली पहले तो ये देख लेते हैं कि आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हमें पता ही है क्या होते हैं। देन व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, उसमें भी फिर जाएंगे कि जो लेजर का पल्स ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है। उसमें दो तरीके हैं, क्यू स्विचिंग की और मोड ब्लॉकिंग का। इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करें। तो आप सभी जानते हैं दो तरह के मटेरियल हैं, आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। बेसिकली इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइट का प्रोपोगेशन इन मटेरियल्स में कैसा है। इज इट डायरेक्शन डिपेंडेंट और द light traveling is independent of its direction. Based on that, हम कहते हैं कि आइसोट्रोपिक मटेरियल है जिसमें किसी भी तरफ जाओ से नहीं, और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में थोड़ा चेंज रहता है डिपेंडिंग अपॉन विच डायरेक्शन द लाइट इज ट्रेवलिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स जिनको ऑप्टिकल एक्टिविटी या बायरिफ्रेजेंस डाइक्रोइज्म वगैरह कहते हैं, वो आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का बेसिकली जिसको जो कायरल चेन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड रहती है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो यहाँ पे बेसिक मीनिंग है वो यही है कि अगर कोई लाइट है, उसका कोई पोलराइजेशन डायरेक्शन है, अगर वो लाइट इस तरह के मटेरियल के अंदर से पास होगी तो उसका जो पोलराइजेशन का जो जो प्लेन होगा वो चेंज हो जाएगा या रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है कि इन मटेरियल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। सिमिलरली डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में वो मटेरियल या मटेरियल्स की वो प्रॉपर्टी जो लाइट के पोलराइजेशन के साथ में यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करती है। मींस किसी पोलराइजेशन को प्रेफर करती है इन द सेंस कि विदाउट अटेन्यूएटिंग और विथ लिटिल अटेन्यूएशन उसको पास हो जाने देती है अपने 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 के थ्रू, और किसी दूसरे पोलराइजेशन को बिल्कुल पास नहीं होने देती है। तो this kind of partiality with I would say with the polarization of light, ये टेंडेंसी को हम लोग जनरली जानते हैं डाइक्रोइज्म की वजह से। जैसा इस व्यूग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये लाइट है, इट हैज टू पोलराइजेशन। वन इज द वर्टिकल वन व्हिच इज शोन बाय रेड कलर, दूसरा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है जो पर्पल कलर से है। तो ये मटेरियल के अंदर जाने से हुआ क्या, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन का वो अटेन्यूएट होते 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 टोटली एब्जॉर्ब हो गया, बाहर निकला ही नहीं। जबकि जो वर्टिकल पोलराइजेशन था वो अटेन्यूएट तो थोड़ा हुआ, बट उसके बाद में when the output beam the light came out of this material, तो उसका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन टोटली गायब था, खाली वर्टिकल पोलराइजेशन रह गया। तो ये जो सेलेक्टिव ट्रीटमेंट या किसी इस तरह के मीडियम का, उसको हम लोग जानते हैं द वर्ड डाइक्रोइज्म। देन कम्स व्हाट इज द बाइरेफ्रिंजेंस। नाउ बाइरेफ्रिंजेंस में खुद ही बाय आया हुआ है। तो बेसिकली बाइरेफ्रिंजेंस क्या कर रहा है, इस डाइक्रोइज्म में क्या हुआ, एक पोलराइज सेलेक्टिव बिहेवियर हुआ पोलराइजेशन के साथ में कि एक पोलराइजेशन को तो अपने थ्रू पास होने दिया, दूसरे को नहीं पास होने दिया। उसके कॉन्ट्रेरी उसके कॉन्ट्रेरी यहाँ पे क्या हुआ बाय रेफरेंस में, कि आपने वो मटेरियल्स या वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसमें कि दोनों पोलराइजेशंस को वो मीडियम अपने थ्रू पास होने देता है, बट विथ सर्टेन डिफरेंसेस इन डायरेक्शन, इन वेलोसिटी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी आती है उसको बाय रेफरेंस कहा जाता है। और ये जो मटेरियल्स इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं बाय रेफ्रिंजेंट, और यू नो दैट। So basically, high refrigerants is having
different velocity for different. Uh, why so? Because velocity also depends upon the refractive index. और इस तरह के मटेरियल्स में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हर डायरेक्शन में, खासतौर से एनिसोट्रोपिक मटेरियल में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा. So because of that, we will have a different velocity of the light which is traveling in the different directions. ये खाली एक डायग्राम ये शो कर रहा है कि कैसे वेवलेंथ के साथ में दोनों जो दोनों तरह के जो आपकी रेज रहती हैं उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये कैसे चेंज होता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के डिलेक्ट से और ग्रे कलर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. नाउ व्हाई सो, क्या चीज है एक्चुअली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कहाँ चेंज हो रहा है, कैसे कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस होता है, वो सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. आप सब जानते हो B इक्वल टू एप्सिलॉन ई. यहाँ पर ये परमिटिविटी जो है जिसको आप कह सकते हो कि ये बेसिकली किसी मीडियम के इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी का वो मेजर करता है. और ऐसे मीडियम में अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. और आइसोट्रोपिक मटेरियल में ये सब का सब किसी भी डायरेक्शन में फील्ड लगे उसी डायरेक्शन में डी रहता है. सो देयर इज नो डायरेक्शनल डिपेंडेंस फॉर डी एंड ई पर से. जहां ई लगेगा वो डी होगा. सो दिस इज दिस एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट. लेकिन अगर मीडियम ऐसा नहीं है, आइसोट्रोपिक नहीं है, अनाइसोट्रोपिक है, उस केस में ये जो है देन बिकम्स अ टेंसर. एप्सिलॉन जो है आपकी परमिटिव देन इट बिकम्स अ टेंसर बिकॉज इन दैट केस ई की डायरेक्शन के अलावा भी डी इंड्यूस हो जाता है. आपका डिस्प्लेसमेंट फील्ड जो है नॉट नेसेसरीली अलोंग द ई एक्सिस. सो दैट इज द केस वेयर द अनिसोट्रोपी कम्स इनटू प्ले. और इसकी वजह से आपका जो चेंजेस देखने मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड खाली हमने एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही लगाया. अगर ये आइसोट्रोपिक मटेरियल होता था तो खाली इसका जो डी था वो ई अलोंग ही होता. लेकिन अनिसोट्रोपी है मटेरियल में, इसका मतलब हर डायरेक्शन में आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अलग अलग हैं. बिकॉज ऑफ दैट दिस फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कैन हैव द डी कंपोनेंट्स अलोंग ऑल थ्री डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जेड. तो उस लिहाज से देखें तो डी एक्स देन बिकम्स कंपोनेंट टेंसर कंपोनेंट ई एक्स, टेंसर कंपोनेंट ई एक्स, टेंसर कंपोनेंट ई एक्स. ये एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था. और अगर इसको देखें कि अगर तीनों डायरेक्शन में अगर फील्ड लगे EX, EY एंड EZ, तो उस केस में आपका टोटल डी वेक्टर जो होगा अलोंग कंपोनेंट बेसिकली अलोंग एक्स एक्सिस विल बी द सम ऑफ 3. तो इस तरह से आपका अल्टीमेटली यू राइट देन इन द मैट्रिक्स फॉर्म दिस वे. आपका जो 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 एप्सिलॉन था दैट नो लॉन्गर रिमेन्स नाउ सिंगल वैल्यूड, नाउ इट बिकम्स अ टेंसर. तो ये हो गया आपके किस केस में, अनिसोट्रोपिक के केस में. तो सिंपल बात ये हो गई कि अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो हर डायरेक्शन में आपका डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी कह लीजिए वो सेम रहेगी. अगर अनिसोट्रोपी है मीडियम में तो ये चेंज होगी. और बेस्ड ऑन दैट डायलेक्ट्रिक टेंसर ये सारे आपके जो स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम्स हैं या जो भी कह लीजिए इन 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 सबों का क्लासिफिकेशन. अगर कोई जैसे क्यूबिक सिस्टम है आपका, क्यूबिक सिस्टम में हर डायरेक्शन की तरफ क्योंकि आपकी जो जो एक्सेस हैं मतलब जो भी आप कहिए उसको पैरामीटर्स हैं crystal parameters same है. Because of that, all cubic materials they are isotropic. Then there are materials like tetragonal, hexagonal and trigonal जिनमें दो डायरेक्शंस एक जैसी रहती हैं और एक डायरेक्शन थोड़ा इलोंगेटेड रहेगी, थोड़ा डिफरेंट रहेगी. हेक्सागोनल हो जाए, टेट्रागोनल हो जाए, ट्राइगोनल हो जाए. तो ये सारे क्रिस्टल सिस्टम्स they are anisotropy along only one direction, so they are called the uniaxials. Then the remaining three which has more than one or two axes of your anisotropy, they are known as the biaxial crystals. तो अगर आप देखें this आप सभी I hope you are familiar with all these dispersion spheres. यहाँ पे आप क्योंकि ये जानते हैं कि this refractive index is under root of epsilon, तो ये कभी-कभी वो डायलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इसको डायलेक्ट्रिक स्फीयर्स भी कहलाते हैं. तो बेसिकली 1/n² के प्लॉट हैं k² के साथ.
तो अगर आइसोट्रोपिक मीडियम रहता है एंड हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, तो आपको एक स्फीयर मिलता है। तो along any direction you have the same refractive index। लेकिन अगर मान लीजिए आपका यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, उस केस में हर डायरेक्शन में एक नहीं रहेगा। nx, ny and z they may be different in all three directions or they may be different in only one direction and remaining two may be the same। जैसे आप जानते हो यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स में यही होता है। बट व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली इज दैट अगर आप एनिसोट्रोपिक मीडियम चाहते हो तो आपका जो ये डायलेक्ट्रिक स्फीयर था दैट बिकम्स इलिप्सॉइड। दैट इज द मेन थिंग। अब वो इलिप्सॉइड कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि वेदर दिस सिस्टम बिलोंग्स टू दोज टेट्रागोनल, हेक्सागोनल और और नॉट। अगर यूनिएक्सियल क्रिस्टल होगा तो उस केस में दो एक्सेस के अलोंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा और जो मेजर एक्सेस रहती है उसके अलोंग इलिप्सॉइड के दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहेगा। वेरेज अगर बाइएक्सियल क्रिस्टल है उस केस में हर डायरेक्शन की तरफ, हालांकि दिख नहीं रहा है प्रोमिनेंटली यहाँ पे, आई ट्राई टू डू सम डिस्टॉर्शंस हियर, बट in biaxial crystals like all these examples I have given, mica, calcium tile, beta barium borate, तो इन सबों में हर डायरेक्शन की तरफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो चेंज। और यही जो आपका यूनिएक्सियल हो या बाइएक्सियल हो ये सब दिखाते हैं आपको वही सारी प्रॉपर्टीज एनिसोट्रोपिक मीडियम की। बेसिकली हम इस समय अगर बात करें खाली बायरेफ्रिजरेंस की तो वो दिखाते हैं। अब बायरेफ्रिजरेंस दिखाते हैं का क्या मतलब हुआ कि इनकी जो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एक अगर मेजर एक्सेस इसको ले लें, लॉन्गेस्ट जिसको कहते हो आप इलिप्स में, और माइनर एक्सेस ले लें, तो दोनों तरफ में इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो। एक लाइट ऐसी होगी जो कि जैसे हाइगेंस के वेवलेट्स जो होते हैं, इफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉइंट इट विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस विद द सेम वेलोसिटी। ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट करेगी तो उस लाइट को हम लोग उस रे को कहते हैं ऑर्डिनरी रे। वो ऐसे बिहेव करेगी एज इफ इट इज ट्रेवलिंग इन अ होमोजीनियस मीडियम, इवन दो इनसाइड दैट इनहोमोजीनियस मीडियम उसमें भी ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, हर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम होगी, सो वी नो दैट एज अ ऑर्डिनरी रे। दूसरी तरफ एक ऐसी भी रे होगी जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के नाम से जानते हैं, उसकी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम अलोंग मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। उसकी वेलोसिटी की लिमिट वो दो एक्सेस डिफाइन करेंगी, डिटरमिन करेंगी कि वेदर दिस लाइट माइट हैव हाईएस्ट वेलोसिटी अलोंग वन मेजर एक्सेस और इसकी जो हाईएस्ट वेलोसिटी हो सकती है वो माइनर एक्सेस की तरफ भी हो सकती है। दोनों में से किसी एक एक्सेस की तरफ इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी, और इन बिटवीन किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी इन बिटवीन ही होगी, इंटरमीडिएट वेलोसिटी होगी। तो ऐसी रे को कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अगर सिंपल यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज्यादा किस तरफ है, वहां पर एक टर्म आता है पॉजिटिव और नेगेटिव बाइरेफ्रिजरेंस। अगर जो तो इसकी जो वेलोसिटी है या कह लीजिए इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अलोंग द लॉन्ग एक्सिस या मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्सॉइड वहां ज्यादा है, मींस अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर एक्सिस की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी रे, तब ऐसे मटेरियल को कहा जाता है पॉजिटिव बाइरेफ्रिजरेंट मटेरियल। पॉजिटिव बाइरेफ्रिजरेंस के केस में आपका एलिप्स जो है दैट ellipsoid, I would say ellipse, that ellipsoid is well within the sphere of homogeneous medium। इस केस में जो लॉन्ग एक्सिस है इलिप्सॉइड की और स्फीयर का जो स्फीयर है वो दोनों टच करते हैं अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। और उसके अपोजिट दूसरे केस में जब ये अलोंग द शॉर्टर एक्सिस, अगर ये दोनों इलिप्स और इलिप्सॉइड के सॉरी इलिप्सॉइड और स्फीयर अगर दोनों अलोंग द शॉर्टर एक्सिस अगर मीट कर रहे हैं तो इस तरह के मटेरियल्स को या इस तरह के मीडियम को कहा जाता है नेगेटिवली बाइरेफ्रिजरेंट। इस केस में जो ऑर्डिनरी रे है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
दूसरे शब्दों में आप ये कह लीजिए कि velocity of ordinary ray is more in positive birefringence, and velocity of ordinary ray is less in negative birefringence. और by looking at the shape also, जब मेजर एक्सेस के along आपका इलिप्सॉइड और स्फीयर टच करेगा, तो दैट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव बायरेफ्रिंजेंस, whereas in this case it is a negative बायरेफ्रिंजेंस, जहां पे कि आपका स्फीयर और इलिप्सॉइड स्मॉलर एक्सेस के अलोंग टच कर रहे हैं एक दूसरे को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलिप्स घूम गया है, बाय नो मीन्स। आप ये समझ लें कि वो इलिप्स जो है पहले वर्टिकल था, खड़ा था, अभी वो लेट, नो नो नॉट दैट, एक्चुअली दिस इज द केस। If you look at this, this is a sphere of ordinary ray, I mean, corresponding to the ordinary ray. Extraordinary ray के केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आपका ये इलिप्सॉइड है, जो आप एक इसको देख सकते हैं, जैसे लाइक नो अमेरिकन फुटबॉल, जैसे रग्बी जिसको हम बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ अ शेप। बट इफ यू स्क्वीज इट, नीचे ऊपर हाथ लगा के अगर इसको आप पिचका दें, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, अ पिल शेप ellipsoid. This is the one which we are talking about in the case of this negative birefringence. उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये टिल्ट हो गया है, रोटेट होके घूम गया और ऐसा बन गया, नो, दैट इज नॉट। तो these are some examples, some numbers कि कितना कितना किस मटेरियल में क्या क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। मिला बात इतनी है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल में हमारे उसके सामने जो पोलराइजेशन का ट्रीटमेंट है वो ये है कि एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, और उसका परपेंडिकुलर पोलराइजेशन कंपोनेंट जो है वो एक दूसरी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन एंड द क्रिस्टल। आपके अगर NE इज ग्रेटर देन एन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव बायरेफ्रिंजेंस। उस केस में जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी रे जो है, वो हाई, थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्टिकल एक्सेस से इसका क्या एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्टिकल एक्सेस के अलोंग द मेजर एक्सेस जो कि हमारी मीडियम की, उसके अलोंग अगर कोई इस तरह का एक पोलराइजेशन ट्रेवल कर रहा है, जिसके दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जैसे इस केस में जो लाइनें आपको दिख रही हैं, दीज आर बेसिकली द हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशंस, और जो गोल गोल आपके डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली वर्टिकल पोलराइजेशंस व्हिच आर इनटू द स्क्रीन एंड कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर ऐसे ये दोनों पोलराइजेशंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो दोनों इस तरह की लाइट या इस तरह की रे अगर ऑप्टिकल एक्सेस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, जहां पर ये डबल साइडेड एरो, दिस इज शोइंग यू द ऑप्टिकल एक्सेस, अगर ये ऑप्टिकल एक्सेस के अलोंग पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सेस इट इज ट्रेवलिंग लाइक दैट, then in that case there will be no partial or preferential treatment for these polarizations. दोनों पोलराइजेशंस एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, और जब बाहर आएंगे तो अगेन दे विल रिकम्बाइन एंड मेक अ लाइट। सिमिलरली, अगर मतलब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दैट मींस द ऑप्टिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लाइक हियर, दिस इज माय ऑप्टिकल एक्सिस, डबल साइडेड एरो, और यहां से जो पोलराइजेशन कंपोनेंट्स थे वो अगर उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे, इन दैट केस लाइट का ट्रेवल का डायरेक्शन तो एक ही रहेगा, दे विल नॉट स्प्लिट, लेकिन उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि इस तरफ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ऑर्डिनरी रे के लिए कितना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए कितना है, उस पर निर्भर करता हुआ ये दोनों के दोनों पोलराइजेशंस अपनी अपनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, और यहां जब निकलेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन वो कितना चल चुके हैं, कितना उनका डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस है उनके पाथ लेंथ में, उतना ही फेज डिफरेंस मिलेगा, और उसी फेज डिफरेंस के हिसाब से आपको बाहर निकलने वाली जो लाइट होगी वो कैसी होगी उस पर निर्भर करेगा। इन दोनों एक्सट्रीम केसेस के अलावा भी अगर किसी अलग एंगल पर, ना तो 0 डिग्री with optical axis, ना 90 डिग्री with optical axis, at any oblique incidence, they both polarizations, दोनों के दोनों polarizations, they will split apart. Not only split apart, they will move with the different velocities along the directions which they are traveling.
तो कुल मिला के तीन केसेस जो मेजरली बनते हैं, एक तो ये है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस देयर इज नो चेंज एट ऑल फॉर एनी पोलराइजेशन, no change in velocity, no change, no, there is no path difference, nothing, no phase difference. Perpendicular to the direct optical axis, yes, they will split. हर polarization component अलग velocity से जा रहा है, और depending upon the thickness of this material, यहाँ पर जो भी path difference होगा, उसी हिसाब से phase difference होगा, and we will see a different output, maybe, which was not sent from here, not the same polarization. और अगर oblique incidence है, उस केस में बीम्स का जो पाथ अलग हो जाना है, और जो भी वेलोसिटी ऑल्सो नीचे कितना होगा और कैसे इसका इस्तेमाल होगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी तक का इस मीडियम में हमारी दोनों पोलराइजेशंस ने ट्रेवल किया। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन दिस Ne minus N0 for positive, simply shows is a positive bidirectional material. Ne is must be greater than N0, पर नहीं लेंगे नहीं। Ne minus N0 multiplied by the distance, कितनी दूरी इसने ट्रेवल करी, वो देगा हमको हाउ मच इज द पाथ डिफरेंस, कितना पाथ डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, और इसको कहते हैं रिटार्डेशन। टर्म हियर यूज्ड इज द रिटार्डेशन, कि एक बीम से दूसरी बीम कितना पीछे रह गई। फॉर एग्जांपल इस केस में ऑर्डिनरी बीम पहले निकल जाएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम बाद में आएगी, तो कितना डिफरेंस आया उनके पाथ लेंथ में, दैट इज गिवन बाय द रिटार्डेशन। और आप सबको पता है, इफ यू नो द पाथ डिफरेंस, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन लैम्डा, वी गेट द फेज डिफरेंस। So we get the phase difference delta phi 2 pi upon lambda multiplied by the retardation. Now Ne and not 2 pi lambda, if we say lambda is fixed, Ne and not are ये दोनों भी fixed हैं किसी material के लिए, then in that case D is the only parameter. By changing D we can have different delta phi और the phase difference, और उसके चलते हमारे पास जो आउटपुट की लाइट का पोलराइजेशन है वो मैनिपुलेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऐसा कोई डी जिसकी वजह से डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये थिकनेस और ये मटेरियल का सिस्टम जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में दोनों बीम्स के दोनों पोलराइजेशंस के अगर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, उस तरह के मटेरियल को या उस चीज को हम लोग यूजुअली दैट्स नोन एज अ क्वार्टर वेव प्लेट। मींस इट्स अ प्लेट, it's a plate of certain thickness of a certain material. By if the two polarizations go across this, the output will differ in phase by pi by 2. इस केस में अगर आपके पास मान के चलिए हमारे पास दो पोलराइजेशन कंपोनेंट्स हैं Ex and Ey which happen to be of the same magnitude, अगर इसके थ्रू जाएंगे तो बाहर निकलेगी जो लाइट, लीनियरली पोलराइज लाइट बाहर निकल करके सर्कुलरली पोलराइज लाइट हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऐसी थिकनेस ले लें जिसके लिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई, उस केस में लीनियरली पोलराइज लाइट लीनियरली ही रहती है, लेकिन उसका जो है वो डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द इलस्ट्रेशंस, ऐसे ले लिया कि आपका जो इनपुट कंपोनेंट आए तो उन दोनों कंपोनेंट्स का इस थिकनेस से जाने के बाद पोलराइजेशन चेंज हो गया, और वो पोलराइजेशन चेंज मींस उनके बीच का फेज आ गया, दोनों क्रॉस पोलराइजेशन के बीच का कुछ फेज डिफरेंस आया। कुछ फेज डिफरेंस होने की वजह से जो भी कंपोनेंट बनेगा वही यहाँ से आगे को बढ़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोट्रोपिक मटेरियल्स एंड अनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो हमने ये देखा कि अनआइसोट्रोपिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है, वो प्रोइज्म दिखा सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, या फिर डिस्पर्सन है, या फिर हमने कहा बाइडिरेक्शनल। अब और जो आइसोट्रोपिक मटेरियल हैं, जो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं वो नहीं दिखाते। अब होता क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप मान के चलिए, दे आर वेरी सिमेट्रिक, कहीं से भी देखो एक जैसा दिखेंगे, कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं है। बट अगर इसी मटेरियल को, इसी होमोजीनियस मटेरियल को, होमोजीनियस मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वहां पे डेफिनेटली क्या होगा, कुछ तो भी डिस्टॉर्शन आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूस्ड एनिसोट्रॉपी इन द मटेरियल। ऐसे केस में आप किसी भी होमोजीनियस मीडियम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो आपका वो मटेरियल कुछ तो भी अनिसोट्रॉपी उसमें इंड्यूस हो जाएगी।
अगर इसमें एनिसोट्रॉपी इंड्यूस हो गई तो ये कैसे क्या हो जाएगा? अगर स्फेरिकल इसका स्फीयर था आपका, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोट्रोपिक मटेरियल का अगर आपका डाइलेक्ट्रिक स्फीयर कह लें इसको, तो अगर ये अगर एक स्फीयर था, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, आपने इनहोमोजेनिटी इसमें इंड्यूस करी, दिस बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ एन एनिसोट्रोपिक। तो जो आइसोट्रोपिक था वो अनआइसोट्रोपिक हो जाएगा। दूसरा, जो यूनिएक्सियल थे, ये हो सकता है वो यूनिएक्सियल जो पहले भी जो यूनिएक्सियल जो सिस्टम हमारे पास में था, यूनिएक्सियल सिस्टम को भी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हो सकता है वो बाईएक्सियल हो जाए। मींस उसका एनएक्स एनवाई एनजेड एनएक्स, इस केस में फॉर एग्जांपल एनजेड वाज इक्वल टू एनएक्स, यूनिएक्सियल के केस में वाज नॉट इक्वल टू एनवाई। ये हो सकता है कि इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो तीनों के तीनों डिफरेंट हो जाए। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिक जो आइसोट्रोपिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से यूनिएक्सियल हो जाएं, या जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से बाईएक्सियल हो जाएं, so this change in electrical property of optical property of a material in response to an electric field is known as the electron. So what may happen? Isotropic material may become birefringent, means anisotropic, and uniaxial materials may change into the biaxial ones. These are some examples: potassium dihydrogen phosphate, ammonium dihydrogen phosphate, lithium niobate, lithium tantalate. These are some examples which are otherwise symmetric, but if you put them in the electric field, they become birefringent. तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमने कहा उसमें हमने अनिसोट्रॉपी इंड्यूस कर दी। तो इन टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अब तक का जो बायरेफ्रिजरेंस हमने पढ़ा हुआ है, वी सिंपली सेड दैट बेस्ड ऑन दैट D इक्वल टू एप्सिलॉन E, when you put anisotropy is there, we have different this epsilon becomes a tensor, and because of that this reflective index along all the directions or some directions it changes, और उसकी वजह से हमारे ये बायरेफ्रिजरेंस आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मटेरियल को रख दिया हमने, और अगर ये फंक्शन जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा n है, नाउ इफ सपोज इफ इट्स वेरी स्लोली विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस वी कैन एक्सपेंड दैट इन टेलर सीरीज। तो ne means electric field dependent reflective index then becomes zero field reflective index plus all you know about this Taylor expansion into E plus half d square n upon d square at e equal to 0 e square plus so on and so forth। अगर इन सबको कांस्टेंट के टर्म में लिख लें a1 into e plus half a2 into e2 square e square प्लस हायर टर्म्स को अगर छोड़ दें, तो हमारे पास जो चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया मींस एन ई फील्ड के पहले जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था आइसोट्रोपिक मटेरियल का, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आया, इफ से दैट इज डेल्टा एन and E minus N0, then that becomes A1 into E plus A2 into E square. So basically this right hand side consists of two factors. One is proportional to E, other is proportional to E square. So the first one which is proportional to E, that is known as the linear electro-optic effect, and because it was discovered by Pockels, so it is known as the Pockels. The second one, which is delta N is proportional to E square, this is known as the quadratic electro-optic effect discovered by Kerr, so this is known as the Kerr. तो इलेक्ट्रो-ऑप्टिक इफेक्ट दो तरीके के हैं, एक है पोकल इफेक्ट, दूसरा है कैर इफेक्ट। अब किसमें होता है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन उसका दे दें फिर आगे चलें। कि देखिए, अगर आपके पास एक सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल है, इसका मतलब इफ r गोज टू माइनस r द क्रिस्टल रिमेन्स द सेम, किसी भी डायरेक्शन में, या किसी सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल्स यू नो अबाउट दैट। तो अगर किसी भी सिस्टम में सेंट्रोसिमेट्री है, तो उस केस में दिस डेल्टा n अलोंग दिस डायरेक्शन is equal to delta n into this direction, opposite direction. That means this coefficient A1 goes to 0 because delta n equal to, for E is delta n is equal to minus E. So in such a situation, आपके पास में ये A1 goes to 0 mathematically, that means you can't have a focal effect. तो सेंट्रोसिमेट्रिक जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी क्रिस्टल्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उन सबों में इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट का जो फोकल इफेक्ट है, लीनियर इफेक्ट है, वो नहीं देखने मिलेगा। उसके अलावा बाकी सारे क्रिस्टल्स में ये देखने को मिलेगा जो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। होगा क्या, मान लीजिए ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्फीयर था,
जिसमें हर तरफ आपका n1 n2 was equal to 0, n2 was equal to 0। अगर ऐसे सिस्टम को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नो मैटर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में मिलने वाला है एक इलिप्सॉइड, जिसमें एक डायरेक्शन की तरफ अलग पोलराइज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा और दूसरी डायरेक्शन की तरफ अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। इफ यू लुक एट दिस केस, द एक्सट्रीम राइट, इफ यू अप्लाई इट अलोंग वाई एक्सिस मींस वर्टिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, उस केस में आपको फिर भी इलिप्सॉइड मिलने वाला है। आपका जो n0 पहले यहाँ तक था वो घट के कम हो गया, जो n0 यहाँ तक था वो बढ़ के ये हो गया। तो बेसिकली कुल मिला के हमारे पास में स्फीयर से हम लोग चले गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, वी हैव इंड्यूस्ड एनिसोट्रॉपी एंड वी हैव नाउ द इलिप्सॉइड। बेस्ड ऑन दिस चेंजेस, बेस्ड ऑन दिस चेंजेस कि यहाँ y डायरेक्शन के अलोंग जब फील्ड लगाया तो उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 n2 से लेकर के n2 प्राइम हो गया, n1 से लेके n1 प्राइम हो गया। तो जो भी चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू E। और अगर यहाँ पर फोकल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में बात करें, ये जो मैट्रिक्स से आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन क्रिस्टल सिस्टम, तो आपका n1 प्राइम, आपका जो x एक्सिस के अलोंग जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले n0 था या n1 कहते हैं उसको, दैट हैज मॉडिफाइड टू n1 प्राइम, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ द टर्म्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी ये सब फोकल कोफिशिएंट्स हैं, जैसे पहले कहा n1 इज द इनिशियल रिफ्लेक्टिव। सिमिलरली along y axis ये घट गया, सेम अमाउंट बट द सेम अमाउंट इज इट डिक्रीज। तो दोनों का जो फर्क आएगा n1 प्राइम माइनस n2 प्राइम, ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस को जब भी आप कितना दूर तक इसमें रेडिएशन या लाइट ट्रेवल करी है, दैट विल गवर्न व्हाट इज द रिटार्डेशन, इट मींस द पाथ डिफरेंस, एंड बेस्ड ऑन दैट पाथ डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। ये बेसिकली काम आता है मॉड्यूलेशन। आप फेज को अपने हिसाब से, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि ये 2 पाई अपॉन लेमडा n1 और n2 तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर गिवन सिस्टम के लिए, क्रिस्टल के लिए, वो तो फिक्स्ड है। वी कैन ओनली प्ले विद द टी एंड देन वी कैन चेंज द फेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह की डिवाइस को कहा जाता है पोकल सेल। पोकल सेल वो डिवाइस है, वो फेज मॉड्यूलेटर है जो बेस्ड है पोकल इफेक्ट पर, कि द चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक। इसमें दो तरीके से पोकल सेल काम कर सकता है। एक केस वो हो सकता है जिसमें हम लोगों का जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल पोकल इफेक्ट। दूसरा केस हो सकता है जब लाइट जिस डायरेक्शन जा रही हो उसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके हम फेज डिफरेंशिएट करें, तो दोनों तरीकों से फेज मॉड्यूलेट करना संभव है। सो वी कुड हैव अ लॉन्गिट्यूडिनल पोकल सेल और द ट्रांसवर्स पोकल सेल। विजुअलाइज करने के लिए assume the light is going from left hand side to the right side. हमने क्या किया, टॉप एंड बॉटम पे इस मटेरियल के इलेक्ट्रोड लगा दिए, वोल्टेज लगा दी, मीन फील्ड लगा दिया। दैट मींस लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, we have applied the field from top to bottom, they both are perpendicular to each other, therefore this has to be a case of transverse focal cell. तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस वही आने वाला है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू मींस इफ द n0 gets cancelled out, we have length traveled, path traveled multiplied by the electric field, means V upon D. Electric field here is V upon D, where V is the voltage applied, D is the spacing between top and bottom electrodes. So V upon D is the electric field and L is the length of this cell, जिसमें ये लाइट ट्रेवल कर रही है, और इन्हीं पर निर्भर करेगा कि जो बाहर निकलने वाली रेडिएशन से या पोलराइजेशन से उनका फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर ये सही है तो इस केस में ट्रांसवर्स फोकल सेल में हमारे पास फ्रीडम है। चेंज इन फेज बिटवीन दीज टू पोलराइजेशंस Ex एंड Ey वो निर्भर कर रहा है L अपॉन D इंटू V। इसका मतलब हम V चेंज करें तो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को लंबाई चेंज करें तो भी कर सकते हैं, और D स्पेसिंग बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, पतला मटेरियल, मोटा मटेरियल, जो भी आप इसको कह लीजिए, तो उसमें ये फ्रीडम है कि ट्रांसवर्स के फोकल सेल के केस में यू हैव मोर वेरिएबल्स टू प्ले विद एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडिनल वन। लॉन्गिट्यूडिनल में ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है। उसकी प्राइमरी वजह ये है कि अगर अलोंग द ट्रेवल ऑफ दिस रेडिएशन इफ आई अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज तो ये हो रही है मेरा D और L दोनों एक ही हो जा रहे हैं,
लेफ्ट एंड राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड लगाए थे उनके बीच की दूरी और ये लंबाई जिसमें ये लाइट ट्रेवल कर रही है, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो एल अपॉन डी बेसिकली वेनिशेस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दोनों बराबर हो गए। तो ओनली थिंग दैट रिमेन्स नाउ इज वी। अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज वेरी करने का ही एकमात्र जरिया है जिससे आप फेज चेंज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्स के केस में मॉड्यूलेट करने के लिए ज्यादा पैरामीटर्स हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल प्रोपोर्शन के केस में ये करने के पैरामीटर्स खाली एक ही है, कितनी आप वोल्टेज लगा रहे हैं। होता ये है, भले ही आप कोई भी केस ले लें, होता यही है कि आउटपुट का जो फेज डिफरेंस है 2 पाई अपॉन लैम्डा एन ई माइनस एन नॉट इंटू डी, यहाँ कई बार इसको देखिए। तो अगर कोई फेज चेंज नहीं है, दैट मीन्स जैसा था वैसे ही लाइट बाहर निकली है। दूसरा, हाफ वेव प्लेट अगर सॉरी क्वार्टर वेव प्लेट लगा दें जिसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हमने पहले भी देखा था, तो जो 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 लीनियर पोलराइजेशन हैं दोनों, वो सर्कुलर पोलराइज लाइट देते हैं। हाफ वेव प्लेट होगी तो मैंने कहा था कि वो पोलराइजेशन का डायरेक्शन जो है वो फ्लिप हो जाता है, मीन्स 90 डिग्री का चेंज आ जाता है। और अगर 3 पाई बाय 2 भी दे दें तो भी सर्कुलरली ही पोलराइज आती है, वो इस केस में लेफ्ट सर्कुलर डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। बाकी इनके बीच में जो भी एंगल्स आएंगे उन सारे एंगल्स पर अगर ई एक्स और ई वाई की वैल्यू सेम है तो बीच के जितने भी एंगल्स हैं सब में आपको इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। उसका इलस्ट्रेशन जैसे ये मान के चलिए, ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था व्हिच वाज एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ। इससे क्या होगा, एक कंपोनेंट की मान लिया वर्टिकल वाला y है, ऑप्टिकल एक्सिस जो है ई वाई कंपोनेंट वर्टिकल मिलेगा इज इक्वल टू ई एक्स विच इज हॉरिजॉन्टल। तो दोनों कंपोनेंट्स मिले अब आपको यहाँ से। इस एनिसोट्रोपिक मटेरियल में, इलेक्ट्रो ऑप्टिक मटेरियल में दो पोलराइजेशन के कंपोनेंट्स हैं हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नाउ दे विल ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और यहाँ निकलने के बाद में जो भी उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट की बीम मिलेगी। जैसा हमने अभी कहा कि अगर क्वार्टर वेव प्लेट से जाती है तो दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा। तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होने से जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का मैक्सिमा है वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मिनिमा है, और जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का मिनिमा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैक्सिमा है, और बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन है। यही चीज चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एवरी स्टेज ऑफ this passage of radiation, both the components horizontal and vertical they are kind of fixed। तो अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो आउटपुट मिलता है एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और अगर ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री नहीं है, नहीं एक तो ये होगा अगर ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है, जैसा कि पिछले उसमें दिखाया, इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, अगर 45 डिग्री पे नहीं है, 45 से घट के अगर 30 डिग्री हो जाता है तो ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का फील्ड की वैल्यू अलग होगी, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू अलग होगी, दे विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। इन दैट केस, इवन दिस केस, हमको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। एक तो ये। दूसरा ये, अगर ये फेज डिफरेंस उतना नहीं है, चेंज है, तो भी हमको इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। और वही अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को फिर से अगर हम उसी क्वार्टर वेव प्लेट में डालेंगे तो हमको पोलराइजेशन मिलता जो है वो जो इंसिडेंट पोलराइजेशन था उससे 90 डिग्री रोटेटेड मिल रहा है। और अगर हाफ वेव प्लेट से पास करेंगे एक कंपोनेंट तो वही रह जाता है। जैसे ये है रेड कलर का जो हमारा इंसिडेंट पोलराइजेशन था, इसके दो कंपोनेंट हुए, एक वर्टिकल कंपोनेंट ग्रीन, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्लू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज ट्रेवल हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो रिवर्स हो गया। उसके रिवर्स होने से तो जो इफेक्टिव क्या कहते हैं इसको एंगल था, ये फुट जो इस तरह से था वो उसका 90 डिग्री रोटेशन हो गया। तो एक तरह से कुल मिला के ये मिलता है। क्वार्टर वेव प्लेट में आपकी जो भी लाइट गई है अगर इक्वल एम्पलीट्यूड के दोनों हैं तो आपको सर्कुलरली पोलराइज मिलेगी, और हाफ वेव प्लेट में आपकी वर्टिकल पोलराइजेशन अगर जा रहा था तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये था सारा अबाउट व्हाट इज अनिसोट्रोपिक मीडियम, व्हाट इज बायरेफ्रिजरेंस, कैसे बायरेफ्रिजरेंस की वजह से हमारे दो अलग अलग ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ट्रेवल करती हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस आता है डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस। वी कुड हैव अ क्वार्टर वेव प्लेट, वी कुड हैव अ हाफ वेव प्लेट, और इन फिक्स्ड फेज डिफरेंस जो प्रोड्यूस कर रही हैं ऐसे प्लेट्स
से जो अगर लाइट इंसिडेंट लाइट जो भी होगी बाहर वो वैसी नहीं निकलनी है, इट विल चेंज। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक तो था हमारे पास फोकल इफेक्ट, और दूसरा होगा कैर इफेक्ट। और फोकल इफेक्ट में सिर्फ एक ही फर्क है कि अगर जो सेंट्रोसिमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं उन सबों में जो आपका फोकल इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है, वो नहीं खाते हैं ये इफेक्ट को। तो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट उन मटेरियल्स में रिफ्लेक्ट होता है, वो मटेरियल ये सेंट्रोसिमेट्रिक जो है वो कैर इफेक्ट को दिखाते हैं। और कैर इफेक्ट जैसा हमने पहले भी देखा है कि कैर इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो डिफरेंस। कैर इफेक्ट का डेल्टा एन जो था ए टू इंटू ई स्क्वायर, और ये जो कॉन्स्टेंट है ए टू हमने लिया था दैट इज गिवन बाय द लैम्डा इंटू के, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ व्हिच इज बीइंग यूज्ड, लाइट का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेवलेंथ है। K is known as the Kerr coefficient. Again, this coefficient depends on the structure of the material. जैसे R जो focal coefficients थे वो ठीक उसी तरह से टेंसर के कंपोनेंट्स वैसी के कंपोनेंट भी है, इसकी वैल्यूज भी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर वो दी जाती है। और बाकी उसके अलावा कोई जो भी हमने फोकल सेल की बारे में बात करी, द सेम सेल will work for the care cell also। अगर care इस मटेरियल का जो मटेरियल्स फोकल इफेक्ट दिखाते हैं उनकी हेल्प से जो भी हमने फेज मॉड्यूलेटर बनाया उसको हमने कहा फोकल सेल। एग्जैक्टली इन द सेम एनालॉजी जो मटेरियल फोकल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं और केयर इफेक्ट दिखाते हैं, तो इन मटेरियल की हेल्प से जो भी उस तरह का फेज मॉड्यूलेटर बनाया जाएगा दैट विल बी नोन एज द केयर सेल। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी वो दोनों मोड जो वहां लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हमने डिस्कस किए, दे बोथ अप्लाई टू द केयर इफेक्ट, दिस आल्सो केयर सेल आल्सो, यहाँ भी वही चीज है। बट सिर्फ और सिर्फ जो फेज चेंज का जो फॉर्मूला था वहां पर वो था फोकल कोफिशिएंट्स के उसमें, यहाँ पर आ गया केयर को कांस्टेंट के उसमें एल इंटू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, वहां पर एल वी इंटू वी अपॉन डी था, दैट वाज द लेंथ अलोंग विच द रेडिएशन इज प्रोपोगेटिंग, मीडियम के अंदर कितनी दूर तक ट्रेवल किया। वी अपॉन डी वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो गया सिंपली बिकॉज इसको कैरी। इसके अलावा दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। जैसे मैंने कहा था बहुत सारे मटेरियल्स के लिए देखिए सारे R12 R22 R41 ये सब है, वैसे वैसे ही केयर कोफिशिएंट है, ये सब वैल्यूज टिपिकली हर मटेरियल के लिए ये नून है। यहाँ एक स्लाइड और यहाँ पर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा लग रहा है हमको जैसे बहुत भारी चेंज होता होगा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि द चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू हैव दीज इफेक्ट इन प्रैक्टिस, वी नीड नॉट टू हैव वेरी लार्ज चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर आप देखें फोकल इफेक्ट की बात करें उस केस में अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर का अगर मान के चलते हैं, टिपिकल वैल्यू जो टेंसर कंपोनेंट है इसके फोकल इफेक्ट के कॉन्स्टेंट्स के वो बहुत कम वैल्यूज हैं, 10⁻⁻12 10⁻�10। तो ऐसे छोटे वैल्यूज पे अगर हाई फील्ड भी लग रहा है तो भी डेल्टा एन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ to 10⁻⁴ means it's very small change. This delta n which is changing here in focal effect, it's very small. Similarly, अगर आप देखें कैर इफेक्ट में भी अगर देखें वही वैल्यू ऑफ फील्ड लगाएं E इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ई स्क्वायर के टर्म में वेरी होगा, बावजूद उसके कैर इफेक्ट में भी जो चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स with the application of electric field that comes to of the same order 10⁻⁶ to 10⁻², slightly larger as compared to the focal effect. कुल मिला के ये स्लाइड दिखाने का एक ही इंटेंशन है कि जो चेंज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको हम कह रहे हैं दैट इज नॉट वेरी लार्ज, नॉट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 or 2 और नो 1/10 और 10, उससे काफी छोटा है। तो द चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। So I think with this we have covered about electro-optic effect of anisotropic materials. Then what are those things? Few minutes on now how to generate pulsed lasers. उसके लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं, एक होती है क्यू स्विचिंग, दूसरी कहलाती है मोड लॉकिंग। और इन दोनों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा है वो भी काम में आता है। क्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन इन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वालिटी ऑफ ऑसिलेटर वहां भी पढ़ा जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी मींस हाउ मच पोटेंशियल द कैविटी हैज एट दैट टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट इट। तो मैथमेटिकली तो उसको ऐसे दिया गया है कि अगर ये राउंड ट्रिप टाइम टी आर टी हो, फ्रीक्वेंसी न्यू हो और लॉसेस पर राउंड ट्रिप में अगर जो भी हो तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द लॉसेस, दैट इज बेसिकली ऑलवेज इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर।
तो ये क्यू स्विचिंग का क्या मतलब हो गया कि आपके लेजर के अंदर क्या काबिलियत है या क्या क्या क्वालिटी है उस समय, और आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली क्यू स्विचिंग मींस बिल्डिंग द क्यू, means you store the energy inside the cavity and then suddenly take it out, then release it. So what you say that you are initially you had no quality, no Q basically, even though there was energy but there was no output, so Q was low, and suddenly you make a pulse out of it, so you have a high Q. तो ये तरह का जो है आपका जो आउटपुट मिलेगा, तो इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस देन इफ यू आर बिल्डिंग सम क्यू एंड देन थ्रोइंग द लाइट आउट, तो इस तरह से आपको जो भी आउटपुट मिलेगी इट विल कम आउट इन द पल्सेस। तो ये टेक्निक को या इस मैकेनिज्म को कहा जाता है क्यू स्विचिंग, क्वालिटी स्विचिंग ऑफ द कैविटी। ये दो तरह की हो सकती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज नो मूवेबल पार्ट, आप जानते हो स्टैटिक और डायनामिक का फर्क। तो उसके इसमें मान लीजिए एक शटर है, let us talk about simple first what is the quality Q switching। ये एक कैविटी है, कैविटी पे हमने एक शटर लगा दिया है। नाउ वी नो जब तक का इस गेन मीडियम में बैक एंड फोर्थ ट्रेवल नहीं होगा फोटॉन्स का, देयर विल नॉट बी स्टिमुलेटेड एम्प्लीफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड रेडिएशन, हम लोगों को लेजर आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम बीच में एक शटर लगा दें, लाइट यहाँ से अगले M2 तक पहुंच ही नहीं रही है, तो देयर इज नो वे आपको लेजर मिलेगा, या वहां पर जो है जो गेन है वो लॉसेस से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं संभव है। दैट मीन्स इन सच ए सिचुएशन देयर आर हाई लॉसेस। तो लॉस हाई है, पहली बात, लॉसेज आर हाई। क्वालिटी इनसाइड दिस देयर इज नो स्टिमुलेटेड इमिशन, क्वालिटी इज लो। देन पंपिंग इज ऑलवेज देयर, पंपिंग कंटिन्यूअसली हो रही है। तो आपका जो पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड जो थ्रेशोल्ड था पॉपुलेशन इन्वर्जन का, वहां तक भी हुई, उससे आगे भी हुई, आगे भी हुई, और आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ज्यादा हो चुका है, उससे कहीं ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो जो एम्प्लीफिकेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है ताकि आपको लेजर आउटपुट मिले। तो T1 टाइम तक का मान लीजिए आपने ये शटर लगाए रखा, तो ये सिचुएशन हो गई है कि आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन जो था वो थ्रेशोल्ड से कहीं ऊपर तक पहुंच चुका है, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही अब आप इस शटर को हटाएंगे, जैसे ही इस शटर को हो जाए हटाएंगे, इमीडिएटली T1 टाइम के बाद में यहाँ पर कैविटी में ऑसिलेशन शुरू होंगे, एम्प्लीफिकेशन होगा, और आपको तुरंत जो है लेजर आउटपुट एक मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे ही आपने T1 टाइम पर एक ऑसिलेट करी कैविटी, आपके जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ था वो एकदम से जो है एक द बर्स्ट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन वो आने वाला है, और इट विल कंटिन्यू टिल यू हैव द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्टिंग। इवन दो आपका ये जो पंपिंग है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इमीडिएटली बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड थी, आपने उसको तुरंत से खाली किया, तो उस समय आपको ये इस तरह का एक जो बॉटम राइट में दिया है T1 टू T2, आपके पास में एक आउटपुट पल्स मिलेगी। उसके बाद में अब आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन फिर कम हो गया, तो लेजिंग बंद हो जानी है। आपका शटर फिर से आ गया बीच में, तो शटर अगर बीच में आ गया फिर से यही प्रोसेस होगी, फिर आफ्टर ए सर्टेन रिपीटेशन टाइम फिर आपको दूसरी पल्स मिलेगी, फिर आपको तीसरी पल्स मिलेगी। इस तरह से आपको ये लेजर्स का पल्स ऑपरेशन देखने को मिलता है। इस केस में क्योंकि हम शटर को हटा रहे हैं और लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, दैट मींस देयर इज समथिंग सम मूविंग पार्ट। तो ये हुआ डायनामिक केस ऑफ क्वालिटी स्विचिंग, क्यू स्विचिंग। इसकी तुलना में एक चीज कहलाती है सैचुरेबल एब्जॉर्बर। ये वो मटेरियल्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते, पहले तो ओपेक हैं, दे विल नॉट लेट लाइट टू पास थ्रू, लेकिन होगा क्या, मान लीजिए ये है, दिस इज द सैचुरेबल एब्जॉर्बर, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, यहीं पर है। जैसे ही इसमें लाइट आएगी, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इट विल नॉट अलाउ इट टू गो टू द मिरर M2। M2 तक लाइट जाएगी नहीं, जैसा पहले केस में था। आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, कोई लेजर आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेगा, टिल T1 इट विल एब्जॉर्ब, it will absorb light and all the atoms or electrons they will go to the higher energy state। जब ये स्थिति हो जाती है तो इसकी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट सैचुरेट्स एंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही इसने सारे एटम्स, सारी लाइट इसने एब्जॉर्ब करी, दिस बिकम्स ट्रांसपेरेंट नाउ। तो कब तक ट्रांसपेरेंट रहेगा, जब तक कहीं दोबारा एब्जॉर्ब ना करे। दोबारा कब एब्जॉर्ब करेगा, इसके हायर एनर्जी स्टेट से सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएंगे, फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये होने तक का ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो उस बीच में लाइट अगर ट्रांसपेरेंट हो गया है तो लाइट इस कैविटी में ऑसिलेट कर सकती है, एम्प्लीफिकेशन होगा। और जैसा पहले केस में हमने देखा था मैकेनिकल शटर के केस में,
ठीक वैसे ही यहाँ पर भी T1 से किसी टाइम T2 तक का आपको लेजर आउटपुट मिलेगा, उसके बाद ये फिर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, फिर से ये मरून कलर का हो जाएगा, मींस इट विल नॉट लेट द लाइट पास M2। तो बहुत ही कम समय के लिए जब ये एब्जॉर्ब कर चुका है, सेचुरेट हो चुका है, उसी समय ये ट्रांसपेरेंट होगा और उस समय लेजर में इस कैविटी में एम्प्लीफिकेशन होंगे या ऑसिलेशन होंगे और हमको लेजर का आउटपुट मिलेगा। फिर जैसे ही इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एटम्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ये फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, उस समय फिर एक मरून हो जाएगा, तो लाइट बाहर कुछ नहीं मिलेगी। तो दिस इज द सैचुरेबल एब्जॉर्बर वाला वो केस है जहां पर हमको कुछ नहीं करना है, खाली एक ये लगा देना है अंदर में सैचुरेशन एब्जॉर्बर, जो है डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट पे, एब्जॉर्ब करेगा या सैचुरेट हो जाएगा, मींस इधर इट विल रिमेन ओपेक और इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट विद अ सर्टेन टाइम इंटरवल। तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ अ स्टैटिक क्वालिटी स्विचिंग और पैसिव क्वालिटी स्विचिंग। एक्टिव केस में कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, जैसे एक हेक्सागोनल मिरर है यहाँ पे, ये रोटेट करेगा तो ठीक है, रोटेट करता रहेगा, जब जब ये फेस पैरेलल मिलेगा इस कैविटी को, इसमें ऑसिलेशंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा, मिरर रोटेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और बाकी जो हमने अभी पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोऑप्टिक इफेक्ट केयर सेल हो या फोकल सेल हो, इनकी मदद से भी इस केस में इस्तेमाल होता है। और मामला बिल्कुल सीधा साधा है। मामला ये सीधा है कि अगर आपके पास में आपने इस बीच में एक सेल रख दिया जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन का पोलराइजेशन और आउटपुट का ऑब्वियसली अलग ही रहेगा, तो अलग रेडिएशन का अगर पोलराइजेशन यहाँ रहेगा, वो टकरा के वापस आएगा, यहाँ से फिर पास होगा, यहाँ वो चेंज हो जाएगा आते आते। तो ये पोलराइजर जो है, ये पोलराइजर उस पोलराइज्ड लाइट को यहाँ से इस मीडियम में जाने ही नहीं देगा। दैट मीन्स जितने टाइम आप इसमें वोल्टेज लगाओगे इस फोकल सेल में या कैर सेल में, ये फेज मॉड्यूलेट करने की वजह से यहाँ जो वापस फेज आएगा वो दूसरा ही आएगा, तो पोलराइजर के थ्रू वो जा ही नहीं पाएगा। तो इन पोलराइजेशन रोटेट अगर हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वो जा नहीं पाएगा। तो उस बीच में आपका क्यू बिल्डअप होगा, इस कैविटी में कोई ऑसिलेशन नहीं होंगे, और जैसे ही आप इसे वोल्टेज हटाएंगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, इन दैट टाइम ऑसिलेशन विल बी देयर। ज्यादा एलैबोरेट करने के लिए ये मान लीजिए एक पोलराइजर है, वर्टिकली पोलराइज लाइट है, एनालाइजर है, इसके थ्रू जाएगी, आउटपुट सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक हमने एक सेल रख दिया, कोई वोल्टेज नहीं लगाई है, ये क्योंकि वोल्टेज नहीं लगा रखी है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट प्ले नहीं कर रहा है, दिस इज आइसोट्रोपिक मीडियम, इसमें भी लाइट जिस पोलराइजेशन जा रही थी उसी पोलराइजेशन की बाहर निकलेगी, इट विल कैन गो बैक एंड फोर्थ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट आल्सो। लेकिन जैसे ही इसमें वोल्टेज लगा देंगे, जैसे ही इस सेल में वोल्टेज लगाएंगे, वेदर इट्स बेस्ड ऑन द लीनियर इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट और क्वाड्रेटिक, दोनों के केस में इंसिडेंट पोलराइजेशन जो भी था, आउटपुट पोलराइजेशन कुछ और ही हो जाएगा। अगर आउटपुट पोलराइजेशन चेंज हो गया तो उस केस में क्या होने वाला है कि मान लीजिए यहां से हमने ये क्वार्टर वेव प्लेट है मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, यहां से हमने वर्टिकली पोलराइज लाइट भेजी, यहां जाके सर्कुलर हो गई, टकराई, सर्कुलरली पोलराइज लाइट अंदर आई, सर्कुलरली पोलराइज लाइट अंदर आई, फिर इस क्वार्टर वेव प्लेट से गुजरी तो हॉरिजेंटली पोलराइज हो गई। आपका पोलराइजर क्योंकि वर्टिकली पोलराइज लाइट को पास कर रहा है, हॉरिजेंटली पोलराइज लाइट को तो पास ही नहीं करेगा। अगर इस हॉरिजेंटली पोलराइज लाइट को यहाँ से पास नहीं करेगा तो गेन मीडियम में तो वो लाइट पहुंचेगी ही नहीं। इन अदर वे राउंड कि गेन मीडियम में कोई इस कैविटी में कोई ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे नहीं, राउंड ट्रिप भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इन सच ए सिचुएशन इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन बिल्टअप होता रहेगा लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई गेन नहीं है, कोई राउंड ट्रिप ऑसिलेशंस हो ही नहीं रहे। जैसे ही आप फिर से इससे वोल्टेज हटा देंगे, उस केस में जैसा ऊपर में दिखा रखा है, लाइट जाएगी भी, आएगी भी, जाएगी भी, आएगी भी, उस केस में आपका जो प्रॉपर लेजर ऑसिलेशन होते हैं वो होंगे फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें आपने इस सेल में कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी है। जैसे ही आप वोल्टेज लगाएंगे कोई ऑसिलेशन सस्टेनेबल नहीं होंगे, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे ही आप वोल्टेज जीरो कर देंगे वैसे ही आपको लेजर आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट इन केस ऑफ क्यू स्विचिंग एज वेल एज इन मोड। और एक चीज कहलाती है कैविटी डंपिंग, एक टर्म है खाली बता रहा हूँ। कैविटी डंपिंग वो चीज है कि आप क्या करते हो, ये सब नहीं करते हो, यू आर नॉट वरीड अबाउट मच दिस ऑल दिस सेल्स फेज मॉड्यूलेशन नथिंग। आप क्या करते हो, बीच बीच में आपने एक जैसे एक मिरर घुमा दिया खाली, तो बीच बीच में आपने जो लेजर के कैविटी का जो रेडिएशन था उसको मिरर तक नहीं पहुंचने दिया M2 तक, और उसको बाहर फेंक दिया। बाहर मींस यू रिफ्लेक्टेड इट आउटसाइड द कैविटी, दैट्स ऑल। So this kind of a technique is also known as the cavity dumping. थोड़ी देर के लिए मोड लॉकिंग, so this was one way.
क्यू स्विचिंग से लगभग नैनो सेकेंड ऑर्डर की पल्स मीन्स लेजर पल्स which repeats itself after a certain time duration, और इसकी जो जो नो कैन से कितनी देर की पल्स है से नैनो सेकेंड की, इस तरह की पल्सेज आपको बहुत आसानी से क्यू स्विचिंग से मिल जाती है। लेकिन एक और तरीका है, अगर आपको और भी शार्प पल्स बनानी है, पिको सेकेंड्स और फेम्टो सेकेंड्स की पल्सेस बनानी है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको कहते हैं मोड लॉकिंग। मोड लॉकिंग बेसिकली कई सारे मोड्स को एक साथ लॉक करना होता है। अब कई सारे मोड्स को एक साथ कैसे लॉक करेंगे, उसको समझने के लिए लेट्स गो थ्रू दिस ग्राफ्स क्विकली। जैसे हमने क्या कहा था, ये सबको क्लियर है कि अगर आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मोड्स में कोई एक मीडियम के थ्रू जा रहे हैं और गेन कर्व मान लिया ये है, गेन के अंडर में एक ही नैरो गेन है, एक ही लॉन्गिट्यूडनल मोड आ रहा है, तो वही लेज करेगा क्योंकि उसी के लिए वो गेन विल बी लार्जर देन द लॉसेस और एक हमको लेजर आउटपुट मिल जाएगा। ये उसका कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट इंटेंसिटी का लेजर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत शार्प होती है। ऑल अबाउट दैट। अब क्या होता है, आपने बीट फ्रीक्वेंसी का नाम भी सुना होगा। अगर दो फ्रीक्वेंसीज हैं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं तो उन दोनों का जो है कभी वो यू नो इंटरफेरेंस होता है, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। आपको एक अलग मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है। लेकिन अगर वो तभी मिलता है जब दोनों का फेज एक जैसा हो, दोनों फ्रीक्वेंसीज का फेज सेम हो, दे आर फेज मैच कह लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला केस नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में चार फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन सबका फेज जो है वो एक जैसा है, स्टार्टिंग का फेज सबका एक जैसा है एंड दे आर मेंटेनिंग द फेज विद इन देमसेल्व्स। ऐसे केस में कुछ कुछ जगहों पर मैक्सिमम मिलता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल और कुछ जगहों पर मिनिमम मिलता है। अब आ जाइए दूसरे केस में, जहां पर हमारे पास एक ब्रॉड गेन है किसी मीडियम का और उसके अंदर में एक से ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स वो ऑसिलेट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए दो मोड ऑसिलेट कर रहे हैं। ये दो मोड अगर ऑसिलेट कर रहे हैं यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेट कर रही हैं जिनके बीच का फ्रीक्वेंसी सेपरेशन C/2L है, एन को मैं अगर छोड़ दूं तो दिस इज फ्रीक्वेंसी सेपरेशन C/2L जो हम लोग बात करते आए हैं। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का अगर फेज एक जैसा है तो दे विल हैव अ बीट फ्रीक्वेंसी, दैट बीट इफेक्ट। तो इसका कहीं पर मैक्सिमा होगा कहीं पर मिनिमा होगा। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास में F1 एंड F2, एक कम है एक ज्यादा है। अगर दोनों का स्टार्टिंग फेज एक जैसा है और दोनों आप अपने के अंदर अपने में ही फेज को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों की वजह से जो बीट फ्रीक्वेंसी आपको मिली है मैक्सिमा मिनिमा वाली, इसका अगर इंटेंसिटी, ये तो फील्ड है एम्पलीट्यूड है, इसका अगर आप इंटेंसिटी देखें उसका स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह से दो आपको डबलेट जैसा मिल गया। इस डबलेट में ये जो सेपरेशन होगा दोनों पीक का, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। 1 अपॉन fs will be the separation between these two peaks. If you have three such frequencies, अगर मान लो गेन कर्व के अंदर तीन फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, तीन लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स आ रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है एक दूसरे से, लेकिन उनके फेज एक जैसे हैं, स्टार्टिंग फेज एक है, तो वैसी स्थिति में वही बीट फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट ले लीजिए ना, दो के बजाय तीन फ्रीक्वेंसीज हो गई तो मैक्सिमा मिनिमा यहाँ भी होगा, इंटरफेरेंस होगा। उस केस में आपके जो दो पीक थे पहले, दो फ्रीक्वेंसीज के केस में, दो मोड्स के केस में अभी भी दो ही हैं, अब थोड़ा पतले हो गए हैं, बीच में एक तीसरा तीसरा भी दिख रहा है। और इन दो पीक्स के मैक्सिमा मैक्सिमा के बीच का गैप भी, वो भी t जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन fs, द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूड, एनी टू लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। अगर ये बढ़ा दें इसको, दो दो में ये केस मिला था इंटेंसिटी का, तीन में इंटेंसिटी ऐसे वेरी करी, चार अगर हो जाएंगे तो दो मैक्सिमा मिल रहे हैं और दो साइड बाय साइड मैक्सिमा मिल रहे हैं। मींस पीक जो है, जो पल्स है, इंटरफेरेंस का जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो शार्प होता जा रहा है। 8 कर दें तो ये पैटर्न मिल रहा है। अगर 16 मोड्स हैं, मान लीजिए 16 मोड्स, दे आर इनसाइड द ब्रॉड गेन कर्व, सबके सब अगर ऑसिलेट करेंगे उस केस में इस तरह का पीक मिलने वाला है। 16 के केस में जो पीक टू पीक का फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है दैट इज अगेन 1 अपॉन fs, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बिटवीन एनी टू मोड्स। लेकिन जो पल्स का जो ड्यूरेशन है जिसको टाउ पी कहा गया है यहाँ पर, दिस टाउ पी इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन nfs, मींस n इज द नंबर ऑफ मोड्स which are oscillating in phase। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर कब बढ़ेगा, जब हमारे पास में ऐसा कोई गेन मीडियम होगा जिसका कि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उस केस में n बढ़ेगा।
अगर n बढ़ेगा तो हमको ऐसी शार्प पल्सेस मिलेंगी. दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मोड लॉक्ड. बेसिकली डिफरेंट मोड्स का फेज लॉक हो गया है, एक जैसे फेज में है. अगर वो फेज में नहीं रहेंगे तो ये हाल हो जाना है. अगर फेज में है तो यू गेट वेरी शार्प, वेरी नैरो पल्सेस, वेरी वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, डिस्टिंक्ट वंस. अगर फेज मैच नहीं होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ पल्सेस. ये राइट हैंड साइड का वो दिखा रहा है. So this requires, mode locking requires that many of these modes, they should begin with the same phase, and then only you say these many frequencies, these many n's are phase locked, and uh, basically these modes are locked and you get a very sharp pulses. जहां पर ये जो इंडिविजुअल जो पल्स का ड्यूरेशन है, that depends on how many longitudinal modes are under the gain curve. More of these numbers, sharper the pulse. इन दोनों के बीच का सेपरेशन, पल्स रिपीटिशन रेट कितना होगा, दैट विल बी अगेन डिटरमिन्ड बाय कि आपके दो मोड्स के बीच का कितना स्पेसिंग है. इनवर्स ऑफ दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोड्स. And the intensity of these pulses, these femtoseconds or picosecond pulses, is proportional to n plus 1 square into I0. अगर मोड लॉकिंग नहीं थी, लेजर आउटपुट I0 था. अगर इसके बीच में 5 मोड अगर हैं इस गेन कर्व के अंदर में, या 16 अगर मान लेते हैं 16 हैं, तो 16 प्लस 1 का स्क्वायर मीन 17 का स्क्वायर. द इंटेंसिटी बिकम्स सो ह्यूज, सो हाई. तो मोड लॉकिंग में आपको ना सिर्फ बहुत ही शार्प पल्सेज मिलती हैं, आपको इंटेंसिटी भी कंसिडरेबली हायर मिलती है. तो ये दो टेक्निक्स थी. ये कुछ लेजर्स का मैंने ऐसे ही आपको बना दिया कि इस वेवलेंथ पे ऑपरेट करता है. उसका जो गेन कर्व है, जितना ब्रॉडर गेन कर्व है, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि डाई का गेन कर्व सबसे ब्रॉड होता है. लुक एट दिस, इफ इट हैज अ गेन कर्व ऑफ, फॉर एग्जांपल हीलियम नियोन के लिए 1 गीगाहर्ट्ज का गेन कर्व है विड्थ उसकी, और उसकी तुलना में डाई की है 10,000 गीगाहर्ट्ज. 10,000 gigahertz broadest gain curve results in pulse duration of 0.1 picosecond. 0.1 picosecond. And if this is only 1 gigahertz, the pulse duration is 600 picoseconds. Look at this. There's the difference of 1000. ये 1000 में है, ये 0.1 है. So there is a 1000 times, because you have the, जितना ज्यादा ब्रॉडर गेन कर्व होगा उतने ज्यादा मोड्स, लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स उस गेन कर्व के अंदर में ऑसिलेट करेंगे, और ज्यादा अगर मोड ऑसिलेट करेंगे तो उतनी शार्पर आपको पल्स मिलेगी, जैसा पहले स्लाइड्स में आपने देखा था. तो विद दिस I think we have talked about electro-optic effect, focal effect, Kerr effect, Q switching, mode locking, cavity dumping, or all this. So thank you for your patience. मेरे ख्याल से आज का क्लास मेरा कंप्लीट हो गया है. अगर किसी को कुछ पूछना हो, प्लीज गो अहेड एंड आस्क.